घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, यूपी की। पुरानी कहावत है, दिल्ली की सत्ता की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश। और आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। आज 12 जून है और 1 जून से, इस महीने की शुरुआत से उत्तर प्रदेश की राजनीति जबरदस्त तरीके से रोचक हो रही है। हर रोज कोई ना कोई नया घटनाक्रम अनफोल्ड कर रहा है। 1 जून को क्या हुआ? जो बीजेपी के महासचिव संगठन हैं, बीएल संतोष, वो 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच जाते हैं और कयासों का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा? क्या फेरबदल किया जाएगा? कैबिनेट में विस्तार किया जाएगा? क्या नए चेहरों को जगह मिलेगी? बहुत सारे सवाल पूछे जाने लगे और इनमें 3 सबसे अहम सवाल थे। सवाल नंबर 1, क्या कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ नियंत्रण नहीं कर पाए सिचुएशन पर? और यह सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि दर्जन भर मंत्री, सांसद और विधायकों ने सवाल उठाए सरकार के रुख और रवैये पर। दूसरा बड़ा सवाल, ठाकुरवाद हावी हो गया है क्या उत्तर प्रदेश में? जो सोशल इंजीनियरिंग के सहारे अप्रत्याशित बहुमत हासिल किया 2017 में, बीजेपी ने 325 सीट जीती 403 में से, वो सामाजिक ताना बाना जो बुना गया था, क्या वो उधड़ रहा है? तीसरा बड़ा सवाल, ये किसान आंदोलन की गूंज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी दिखेगी क्या? और यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा था क्योंकि जो पंचायत चुनाव हुए उसमें बीजेपी को मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले। तो इन सवालों पर चर्चा हुई। 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, 7 महामंत्रियों के साथ बैठक की बीएल संतोष ने। साथ में यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी थे। जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, उनके साथ अलग अलग बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि नहीं, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे 2022 के चुनाव के। बाकायदा स्वतंत्र देव सिंह जो अध्यक्ष हैं यूपी बीजेपी के, उन्होंने यह बात कही। और इसमें ए.के. शर्मा, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो एमएलसी बनकर आए हैं, उनका नाम भी उछला कि जी ऊपर से, हाईकमान से यह सिफारिश, यह सुझाव दिया गया है कि ए.के. शर्मा का इस्तेमाल किया जाए, गृह मंत्री बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता दिखा। तो उसके बाद एक और सवाल उठा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में ठन गई है और दोनों ही अपनी करिश्माई नेतृत्व के चलते जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगर हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो हिंदुत्व का दूसरा बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ हैं। तमाम विधानसभा चुनाव, वो दक्षिण में हो, पूर्व में हो, उत्तर में हो, पश्चिम में हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा किसी की मांग होती है स्टार प्रचारक के तौर पर, वो हैं योगी आदित्यनाथ। और बहुत जगह बीजेपी, आरएसएस के सर्कल्स में यह चर्चा भी बहुत दिनों से चल रही है कि मोदी के बाद योगी। तो दोनों क्या आमने सामने आ गए? यह सवाल भी पूछा जाने लगा।
और इसके बाद 5 जून को दिल्ली में, ये तो 1 और 2 जून की बात मैंने बताई, 5 और 6 जून को, 5 जून को दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक होती है। फिर 6 तारीख को राधा मोहन सिंह लखनऊ जाते हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करते हैं, तो कयासों का बाजार फिर गर्म होने लगता है। और फिर पिछले 2 दिनों में 10 और 11 जून को योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं। पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होती है, फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ 80 मिनट की मुलाकात होती है। उसके बाद वो जाते हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने, और इसके बाद प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करते हैं। तो अब सवाल यह है कि राजनीतिक लिहाज से बहुत ही अहम उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं, वो फिजा, वो एक नैरेटिव बनाएगा 2024 के लिए। तीसरी टर्म लगातार अगर बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता पर काबिज रहना है, तो उत्तर प्रदेश उसमें अहम कड़ी होगी, वो चाबी होगी सत्ता के ताले की। 73 सीटें जीती थी 2014 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, और 2019 में 62 सीटें। और आज जो बीजेपी का गढ़ लग रहा है उत्तर प्रदेश, दरअसल सब कुछ बहुत अच्छा नहीं था बीजेपी के लिए 2014 से पहले। 2012 के विधानसभा चुनाव में से 403 सीटों में से महज 47 सीटें आई थी बीजेपी की। 2007 में 52 सीटें थी। तो उत्तर प्रदेश खेल बिगाड़ सकता है, बना सकता है क्या? और अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन क्या तूफान आने वाला है? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मोदी और योगी में बन गई बात, और यूपी 2024 का बीजेपी का खेल बनाएगा या बिगाड़ेगा? और यहां यह बात नहीं भूल सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के सांसद उत्तर प्रदेश से ही हैं, वाराणसी से, काशी नगरी से। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की ओर से अनिला सिंह, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया और 3 पत्रकार, तीनों किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। प्रदीप सिंह, जबरदस्त तजर्बा है, सालों से खास बीजेपी को ट्रैक कर रहे हैं। शरद प्रधान लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को, इसके खेल को, इसकी परतों को इनसे बेहतर कम ही लोग समझते हैं और पढ़ पाते हैं। और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन मेरे साथ हैं। सालों से इन्होंने भी बीजेपी कवर की है। तो सुकेश, अंग्रेजी में एक कहावत होती है, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। मतलब धुआं उठ रहा है तो कोई ना कोई आग तो लगी है। और यहां धुआं, क्या कहूं, जबरदस्त धुआं है, या एक अंग्रेजी का और शब्द इस्तेमाल करता हूं, स्मोक स्क्रीन, कि धुआं वगैरह है नहीं, वो लग रहा है, मतलब लोग बना रहे हैं। तो जबरदस्त धुआं दिख रहा है, धुआं है, या एक स्मोक स्क्रीन है ये महज? ये हमारे बीच शारीरिक दूरी काफी है, लेकिन मैंने जो लिखा था वो आपने कैसे पढ़ लिया, मैं ये जानना चाहता हूं। मैंने ये लिखा था, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसको कहा नहीं जा रहा है। इसको कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। आपने कुछ बताया कि बीएल संतोष वहां पहुंचते हैं और उसके बाद चर्चाएं शुरू हो जाती कि क्या है। थ्रेड मीटिंग होती है उनकी, बड़े बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश के हैं, छोटे नेता जो हैं, कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, सबसे मुलाकात होती है। अब 2 तरीके हैं। अगर फेस वैल्यू पे ले लीजिए कि भाई बीजेपी तो इलेक्शन मशीनरी है, हाँ, हम तो तैयारी कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, वेल ऑयल्ड मशीनरी है कि हमको तैयारी में जुटना है। पर हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। लेकिन इसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इतनी चर्चा हो रही है।
उसका एक कॉन्टेक्स्ट और है। इतनी चर्चा के पीछे बंगाल चुनाव के नतीजे भी हैं, जहां बीजेपी को झटका लगा। बीजेपी बहुत अच्छे और वो झटके खत्म नहीं हो रहे हैं और लग रहे हैं। कल एक लगा है। हाँ, सामान्य से कार्यकर्ता मुकुल रॉय आ गए हैं। जी, मैंने ट्वीट किया था कि बीजेपी के एक छोटे कार्यकर्ता मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस में जितिन प्रसाद बहुत बड़े नेता थे, तमाम चैनलों ने चर्चाएं की, मुकुल रॉय की एंट्री हो गई, वो बात खत्म हो गई। नहीं, उसकी चर्चा भी हमने की है। वी हैव बीन फेयर विद बोथ द इवेंट्स। अभी जब मैं घुस रहा था, आपने तृणमूल की बात कर दी, तो एक और नेता जो बीजेपी में गए थे वो भी अभिषेक से मिलने वहां पहुंचे। तो बंगाल के चुनाव के नतीजे जो हैं वो बहुत हद तक डिटरमिन कर रहे हैं यहां जो हो रहा है कि कहीं खेला होबे यूपी में तो नहीं शुरू हो जाएगा। इन सब कॉन्टेक्स्ट के बीच इन चीजों को देखना चाहिए। योगी यहां आते हैं, सबसे मिलते हैं, बड़ी चर्चा होती है। और ये मुलाकात भी प्रधानमंत्री से लगभग 2.5-3 महीने बाद हुई है। बहुत चर्चा सोशल मीडिया में थी कि वो समय मांग रहे थे, वो समय नहीं मिल रहा था, वो कोरोना की वजह से था। ऐसा नहीं है, फोन उठा के दोनों बात करते होंगे। उसकी शायद पर ये भी चर्चा थी, फोरम मतलब पब्लिक 2.5 महीने से वक्त नहीं मिल रहा है। हाँ, पब्लिक के बीच ये बात नहीं आई। तो इन चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है, अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है, और फिर वो लखनऊ लौटते हैं। अब दो चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या योगी अपने शीर्ष नेतृत्व की नहीं मान रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे हैं क्या। देखिए, एक चीज समझना जरूरी है, जिसकी तरफ भी आपने इशारा किया है, कि वो भी अपने इंडिविजुअल लाइफ में वो भी एक नेता हैं, बड़े नेता हैं। 2014 तक वो कहीं नहीं थे, वो एक महज सांसद थे, लेकिन बीजेपी ने, आरएसएस ने उनको एक बहुत बड़ा नेता बना दिया है। अब दोनों में सिमिलैरिटी अगर पैरेलल खींचिए तो नरेंद्र मोदी भी हिंदुत्व के चेहरा, योगी जी भी हिंदुत्व के चेहरा। दोनों के बारे में कहा जाता है कि भाई वो भ्रष्टाचार क्यों करेंगे, किसके लिए करेंगे। वो मोदी भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका अपना कोई नहीं, योगी जी का भी अपना कोई नहीं। दोनों बहुत ऑटोक्रेटिक स्टाइल में सिस्टम चलाने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या ये टकराव हो गया क्या कि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा खड़ा हो रहा है जिसकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या मोदी जी से मिलती है, जिसके बारे में चर्चा होती है, योगी बेस्ट सीएम, योगी नेक्स्ट पीएम। क्या ये चीजें खटकने लगी क्या। तो एक तरफ तो ये चर्चा है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि योगी जी ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी है। कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं, जैसे ए.के. शर्मा के बारे में कहा गया। अब ए.के. शर्मा की चर्चा नहीं हो रही है, अब चर्चा हो रही है कि क्या शीर्ष नेतृत्व से भिड़ गए हैं वो। ए.के. शर्मा अगर वहां भेजे गए थे तो किसी वजह से भेजे गए होंगे, ऐसा लगता है। सिंपल कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि प्रधानमंत्री अपने एक चहेते व्यक्ति को भेजते हैं, तो क्या योगी जी ने रोड ब्लॉकेट किया, क्या रोड ब्लॉक कर दिया कि नहीं, ये हमारा अधिकार है। और जब वो इन चीजों को करेंगे तो उनको अपने बारे में एक जानकारी है कि मैं 4-4.5 साल में मैं चेहरा हूं उत्तर प्रदेश का, मैंने गवर्न किया है, मैंने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। बीएल संतोष जाते हैं वहां पर, 2 दिन मुलाकात करते हैं तमाम लोगों से, और उसके बाद बयान क्या वो दिया गया स्वतः या दिलवाया गया योगी खेमे की ओर से कि यही मुख्यमंत्री हैं, यही चेहरा है हमारे 2022। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट बयान है। हाँ। बीएल संतोष ने कोविड मैनेजमेंट पे उनकी तारीफ की, जबकि तो दर्जन भर मंत्री, सांसद, विधायक सवाल उठा रहे थे। बहुत शिकायतें थी। हाँ। लेकिन वो पहला जो स्पेकुलेशन का ये था, उसको उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। नहीं, कोविड पे अच्छा काम किया है सरकार ने। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं योगी ही चेहरा होंगे। अब इन सब बयानों के बीच यहां एक बैठक होती है जिसमें कोई रास्ता निकालने की कोशिश होती है। और यह भी समझना पड़ेगा हमें, वेस्टर्न यूपी किसानों की वजह से प्रॉब्लम है, ईस्टर्न यूपी कोविड से बहुत परेशान था, और 2022 के चुनाव 2024 में बहुत अहम होंगे। और ठाकुरवाद जो हावी हो रहा है, ये जो सामाजिक ताना बाना जो बुना गया, ये योगी को ठाकुर होने की वजह से मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया था। वो ठाकुर चेहरे के तौर पे उनको मीडिया में इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। उन्हीं के विधायक बांदा से वो कहते हैं कि भर्ती हुई, 16 आदमियों की भर्ती हुई एक यूनिवर्सिटी में, 11 उसमें से सिंह थे, यानी कि ठाकुर थे। नहीं, ये उन्हीं के विधायक उठा रहे हैं सवाल। उनकी जाति चूंकि ठाकुर
सवर्ण समाज से आते हैं, वो ठाकुर हैं, इसलिए अब उनको ठाकुर बनाया जा रहा है। लेकिन वो ठाकुर होने की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। ही वॉज ए मॉन्क, जो भगवे कपड़े पहनता है, जो हिंदुत्व का चेहरा है, और इस वजह से उनको बनाया गया था। इसमें पर ये राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया बिल्कुल है ना? और इन्हीं चर्चाओं के बीच जब ये मुलाकात होती है तो स्पेकुलेशन होना बड़ा लाजमी है। प्रदीप जी, सब कुछ सामान्य है, स्मोक स्क्रीन है, या दरअसल अंदर खाने हैं बहुत कुछ खींचतान हो रही है, जोर आजमाइश हो रही है? संदीप जी, ऐसा है, सुकेश ने जितना कुछ बोला है उसके बाद कुछ बोलने की गुंजाइश बची नहीं है। कोई मुद्दा, कोई टॉपिक, कोई बात उन्होंने छोड़ी नहीं है। हाँ। तो अब मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, आपकी राय, बाकी लोगों की राय जो भी हो, एक बात पर मेरी राय बाकी लोगों से अलग है कि मोदी और योगी में कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा। न हुआ था, न हुआ है। तो अगर झगड़ा नहीं हुआ तो मेल का कहां से सवाल आ गया? अब आप देखिए, जिस नेता को आप अभी 1 महीने पहले तक पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुदुचेरी, केरल में चुनाव प्रचार के लिए भेज रहे थे, कोरोना के दूसरी लहर में बनारस में स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने तारीफ की योगी जी की। ये कहा कि उनको अनुभव है इस तरह की बीमारियों से लड़ने का। वो जापानी बुखार से बड़े लंबे समय से उसके खिलाफ अभियान चलाते रहे और सरकार में आने के बाद उसके खिलाफ। हाँ, 2017 से हम 2021 में एंसेफेलाइटिस के मामले लगभग अब खत्म होते दिख रहे हैं, जो सालाना एक बड़ी खबर होती थी 2 महीने के लिए। हाँ, हजारों बच्चे मरते थे। तो दूसरी बात, क्या सब कुछ सामान्य है? किसी भी राज्य में जो पार्टी 4 साल, 4.25 साल सत्ता में रही हो, चुनाव नजदीक हो, वहां सब कुछ सामान्य नहीं हो सकता और कोई भी पार्टी सामान्य मानकर नहीं चल सकती। चुनाव जो है, बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, सत्ता में हो, विरोधी दल में हो, हमेशा चुनौती होते हैं, हमेशा अनिश्चित। नहीं, ये पिछले 12 दिन का घटनाक्रम मैंने इसीलिए तफसील से तारीख समेत बताया प्रदीप जी। ये आपको सामान्य लगता है? 1 और 2 जून को BL संतोष राधा मोहन सिंह के साथ जाते हैं, 5 जून को दिल्ली में बैठक होती है, 6 जून को राधा मोहन सिंह आनंदीबेन पटेल से मिलने जाते हैं, फिर यहां मुलाकात होती है, अमित शाह के साथ मुलाकात हो रही है, अनुप्रिया पटेल को भी बुला लिया जाता है। तो ये क्या सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा मानेंगे? अनुप्रिया पटेल को बुलाना, संजय निषाद को बुलाना, बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है वो उसी का हिस्सा है। अब चुनाव नजदीक है तो इन नाराज लोगों को खुश करने की कोशिश है। हाँ, इन नाराज लोगों को समायोजित करने की कोशिश। तो मतलब कहीं दिक्कतें थी, वो हाशिए पर पड़े घूमा लग रहा था उन्हें। ओम प्रकाश राजभर तो अभी भी आने को तैयार नहीं है बीजेपी के साथ। इससे कौन इनकार कर सकता है कि वो नाखुश थे? वरना उनको बुला के बात करने की जरूरत क्यों पड़ती? दूसरी बात, देखिए चुनाव की तैयारी, वो भी अगर उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हो, जिसका जो आपने शुरू में बात कही कि यहीं से दिल्ली का रास्ता जाता है, 2022 बीजेपी जीतेगी तभी 2024 जीतने की संभावना बनेगी। 2022 हार जाएगी तो 2024 की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसको देखते हुए, चाहे राज्य की पार्टी हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री हो, कोई को कोर कसर उठा नहीं रखना चाहेंगे। जिस तरह का वातावरण आपने 10 दिन का बताया, एक घटना आपने नहीं बताया। जब वो लौट कर गए तो एक नई खबर चलाई गई कि यूपी का विभाजन होने जा रहा है, 2 हिस्सों में बंटने। वो फेक न्यूज थी, इसलिए मैंने, वो तो ऑलरेडी आ गया, उस पर बयान तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। ऐसी बहुत सी फेक न्यूज चली। अब AK शर्मा को ही लीजिए, उसमें फैक्ट क्या है? AK शर्मा गुजरात में मोदी के साथ थे, पीएम बने तो PMO में आए, उनके करीबी थे, उन्होंने सर्विस छोड़ी, उनको MLC बनाया गया, ये फैक्ट है। नहीं तो MLC किसी कारण के लिए बनाया गया होगा ना, सिर्फ MLC बनाने के लिए नहीं, हाथ सुन लीजिए। फिर पूर्वांचल के वहां पे सलाहकार बनाने की भी बात आने लगी, ऐसी भी चर्चाएं उड़ी ना। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये सब अंदाजा है कि इसलिए भेजा नहीं, गया किसी होगा, IAS को ऐसा होगा जो बहुत नजदीकी है प्रधानमंत्री मोदी के, MLC बनाया जाता है तो किसी कारण से बनाया जाता है ना। अब बिल्कुल वह कह रहे हैं, ये तो अंदाजा है ना, किसी ने बताया तो नहीं। और दूसरी बात,
मोदी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, आपको लगता है कि किसी मुख्यमंत्री से किसी को मंत्री बनाने के लिए या कहीं का प्रभार देने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे? नहीं, इसके पीछे भी एक अतीत है जिसे आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर हम रीजनल क्षत्रप की बात करें बीजेपी में, वसुंधरा राजे सिंधिया को हम नहीं भूल सकते, राजस्थान में क्या हुआ, या बीएस येदियुरप्पा, जो इनके क्षत्रप हैं वो हाई कमान के सामने अड़ भी जाते हैं और अपना ही काम करते हैं। ये भी एक हकीकत है बीजेपी की। नहीं, ये हर पार्टी की हकीकत है, बीजेपी में भी है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। हाँ। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर एके शर्मा को मंत्री बनाना होता, सरकार में शामिल करना होता, तो उनको वहां भेजने और एमएलसी बनाने से पहले मोदी और योगी की बात होती। अगर योगी मना करते तब वो फैसला लेते कि हमको आगे क्या करना है, एके शर्मा का साथ देना है या योगी का साथ देना है। नहीं, अभी तो बहुत कुछ, अभी कुछ और पन्ने खुलने बाकी है ना, मुझे लगता है शरद प्रधान, अभी और पन्ने खुलेंगे। बिल्कुल, अब ये मुझे तो नहीं मालूम। मैं शरद प्रधान से पूछता हूँ। पन्ने खुलेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल खुलेंगे। और मेरा जरा मेरी सोच प्रदीप जी से थोड़ी सी भिन्न है। हाँ। और मैं नहीं मानता कि अगर ये सब भी अंदाजा था कि एके शर्मा आए हैं और उनको बना दिया जाता, तो ये भी तो अंदाजा ही है जो ये कह रहे हैं। तो देखिए, मेरा मानना यह, अगर एके शर्मा इशू नहीं था, लेकिन एके शर्मा थे नुमाइंदे नरेंद्र मोदी के, ये सोच के चलिए एके शर्मा की कुछ नहीं हैसियत मानिए, लेकिन ये मान के अगर चलिए कि जो इतना घनिष्ठ हो मोदी के और जिसके 2 साल सर्विस के बाकी हो, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उसको एमएलसी बनाया जाएगा। वो एमएलसी बनाने के, एमएलसी तो मतलब ये तो सोचना ही बिल्कुल जो है इम्प्रैक्टिकल बात है। जाहिर है कि उनको लिए एजेंडा कुछ और था। तो लोग नेचुरली एज अ जर्नलिस्ट आप बहुत से जो है अपने असेसमेंट लोग लगाते हैं। प्रदीप जी भी खुद भी असेसमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इनके पास वो सूचना कंफर्म्ड है कि योगी ये कर रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ का जो एटीट्यूड है, देखिए, ये मान लेना कि साहब कुछ नहीं हुआ और दोनों में ठनी नहीं, ये बात मुझसे नहीं पचती। और ये बड़ा स्पष्ट था। और जब ये रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने रिफ्यूज कर दिया इनको, मेरी जानकारी जो है, इनको बनाने से, और ठनी तो वहीं से, क्योंकि ये तो डिफाइंस मोदी की हुई ना। एके शर्मा क्या है, वो तो एक मोहरा है। तो नरेंद्र मोदी को जब ये डिफाइंस लगी तब ये एक्सरसाइज शुरू हुई। और मुकेश उसमें मुकेश की कड़ी में कुछ मैं जोड़ना चाहता हूं कि बीएल संतोष से पहले ओसावले साहब आए, और उससे पहले जब ये यहाँ आनंदीबेन पटेल भोपाल में थी, जहां का डुअल चार्ज है इनके पास, उनको वापस बुलाया गया लखनऊ, और उसी रात को योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे, उनको बुलाया गया वहां पे। और ये ऑफ कोर्स ये जाहिर है कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो इसके लिए आएगा नहीं। उसमें यही माना जा रहा था कि उन्होंने इनको कन्वे किया जो प्रधानमंत्री की ख्वाहिश थी एके शर्मा को लेके, और वहीं से शुरू हुई सारी जो तनातनी। और ये सिर्फ एके शर्मा की बात नहीं है शरद प्रधान, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, जो ये सामाजिक ताना बाना रचा था बीजेपी ने, सोशल इंजीनियरिंग जो की थी, जिसे 20 साल पहले लगातार वकालत करते आ रहे थे गोविंदाचार्य, उसको अंजाम दिया 2017 में। लेकिन वो ठाकुरवाद की जो बात चस्पा हुई योगी सरकार पर, तभी तो हमने 4 दिन पहले देखा जितिन प्रसाद बड़े गाजे बाजे के साथ ये बताते हुए कि बहुत बड़े ब्राह्मण चेहरा आप ले आए। वो 2014 का चुनाव भी हार गए, 2019 का भी, 2017 का विधानसभा चुनाव हार गए, उनकी सिस्टर इन लॉ प्रधानी का चुनाव हार गई। लेकिन एक बड़े ब्राह्मण चेहरा के तौर पर 24 घंटे वो खबर चलती रही कि नहीं, समावेशी है ये सरकार। ये कोई संयोग था क्या इसी वक्त में जितिन प्रसाद की एंट्री बीजेपी में? जितिन प्रसाद की जो है वो लगे हुए थे बहुत दिनों से अंतर आने, यहाँ इनके वो तो 2019 में भी कोशिश कर रहे थे, पर इसी वक्त एंट्री होना, क्या ये संयोग है? ये संयोग नहीं है। इस वक्त ये कराई गई एंट्री क्योंकि बड़ा अपॉर्चुन मोमेंट था, और उनको जानबूझ करके ब्राह्मण नेता की तरह प्रोजेक्ट किया गया, जो 2 साल से आंदोलन चला रहे थे, ब्राह्मणों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, योगी का विरोध कर रहे थे। वो सिर्फ कागज पे, वो जो संगठन उनका है वो उनके पिताजी ने बनाया था,
और पिताजी के जाने के बाद इन्होंने उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया। ना तो जितिन प्रसाद कोई बड़े नेता कांग्रेस में रहे, उससे ज्यादा बड़ा नेता बीजेपी ने उनको बना दिया। और जहां तक ब्राह्मण का सवाल है, शाहजहांपुर और उसके इर्द गिर्द के बाहर अगर चले जाइए तो जितिन प्रसाद को ही लोग नहीं जानेंगे, और ब्राह्मण है ये तो बिल्कुल ही नहीं पता है लोगों। तो ये सोचना और जानबूझ के इस टाइम प्रोजेक्ट करना, उससे दो फायदे हुए। देखिए, उससे एक फायदा ये हुआ कि सारा मीडिया अटेंशन उस पर चला गया जो मोदी और योगी की तनातनी में चल रहा था। उस टाइम तक वो बड़ी कन्वीनियंटली उसमें शिफ्ट हो गया। एक ये कारण होगा, और दूसरा ये दिखाने के लिए कि साहब देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया। लोग हमें जो हमारे पार्टी को योगी आदित्यनाथ के कारण एंटी ब्राह्मण कहा जा रहा था, प्रो ठाकुर बन गया था, वो उसमें हमने, अब मुझे नहीं समझ में आता कि बीजेपी के जो ब्राह्मण नेता हैं वो इसको कैसे ले रहे हैं। हाँ, कि उप मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण हैं, दिनेश शर्मा ब्राह्मण हैं। समझ में नहीं आता है। बहरहाल जहां तक इसका सवाल है, वो ये मान ले कि सब कुछ बीजेपी में बहुत बढ़िया था और कुछ नहीं, दोनों में कुछ नहीं हुआ, ये तो कतई ये पछने वाली बात नहीं है। शरद प्रधान कह रहे हैं सब कुछ ठीक नहीं है। तूफान से पहले की शांति है क्या ये? नहीं, शरद प्रधान जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक नहीं है, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ गड़बड़ क्या है भाई? कहीं तलवारें खींची हुई दिखाई दे रही हैं? कहीं आपको मैं हिंदी में बोल देती हूँ, कहीं अपमान दिखाई दे रहा है देश के प्रधानमंत्री जी का हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं ना। मुझे तो ये लगता है कि केवल और केवल एक नैरेटिव और परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जाता है। जब ये देखा कि एक के बाद एक परसेप्शन बिल्टअप होता है कि अब तो योगी को घेरना है, अब तो इसको पटकी लगानी है। ये पहले कब हुआ? ये अभी क्यों हो रहा है पिछले 12 दिन से? नहीं, मैं बता रही हूँ ना, नैरेटिव एक के बाद एक, किसानों को लेकर, कोरोना को लेकर। नहीं शरद जी, बीच में नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। अभी अनिला की बारी है। हाँ बोलिए अनिला। फिर इनको लगा ये तो सब फेल हो गया, अब क्या किया जाए? अब इनको लगा कि अब सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये दिखा दे योगी वर्सेस मोदी। अच्छा, किसान आंदोलन की जो बातें थी, जो आकलन किया जा रहा था, आप कह रही हैं फेल हो गया। पंचायत चुनाव में तो बीजेपी की बुरी गत हुई, इससे तो हड़कंप मचा हुआ है अंदर खाने कि नहीं मचा हुआ? संदीप जी सुनिए, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो विरोधी दल हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो या संगठन हो, जिनको पचता नहीं है योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में, एक कोई आप उंगली उठा के दिखा दीजिए। पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा कि नहीं? अरे बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। अच्छा, जल्दबाजी, नतीजे आ गए, अब उसमें क्या जल्दबाजी? नतीजों का आकलन कर रहे हैं। अभी अध्यक्षों के भी हो जाने दो। हाँ, अब अध्यक्षों का वो कितना 76 का आंकड़ा बना दिया आपने। 76 जीतेंगे अध्यक्ष के पद। संदीप जी, अरे बाप रे, क्या हो गया संदीप जी? सुन लीजिए। बोलिए। नहीं, मैं अध्यक्षों का क्या 76 जीतने वाले हैं? बिल्कुल बीच करो, कोई बात नहीं, मेरी भी सुन लो भाई। तो मैं ये कह रही हूँ कि कोरोना के बीच में ये चुनाव हुआ, ठीक है, बिल्कुल अलग परिस्थितियां। 22 में बात करेंगे ना। क्यों इतने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस बार वाला ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया? नहीं, वो सुकेश कह रहे हैं वो 200 की ताल ठोकी थी पश्चिम बंगाल में, वहां कितनी 76 आई, और फिर उसके बाद ये पंचायत चुनाव के भी नतीजे साथ साथ आए। पंचायत चुनाव तो कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर से पहले हो गए थे मुकम्मल, कि नहीं? मैं अगर ये कह देती हूँ कि बंगाल में कहां हम 3 थे, कहां 77 पहुंच गए, तो आप कहोगे ये कौन सा तरीका होता है? भाई हमारा तो नहीं, बिल्कुल सही तरीका है आपका, बिल्कुल सही तरीका। और अभी मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश में उस वक्त समझ लीजिए कितनी बुरे हालात हो रहे थे कोरोना के, घर घर में लोग बीमार पड़ रहे थे। गुस्सा कहां निकलेगा? किसानों की समस्या एक दिक्कत है क्या? घर के बड़े पे निकलता है। 11,754 करोड़ रुपए का बकाया है। आप जिस इलाके से आती हैं वहां के किसानों का कुल मिलाकर 23,000 करोड़ का बकाया है। 11,754 करोड़ पूरा हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था सहारनपुर में 2007। फिर कौन सा कारण लाएंगे? ना सहारनपुर में मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आपने कह दिया हो जाएगा तो मान लेते हैं, पर प्रधानमंत्री ने भी कहा था सहारनपुर में रैली में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कि आपका बकाया पूरा भुगतान होगा 14 दिन के अंदर, वरना ब्याज दिया जाएगा। वैसे 1968 का कानून है, शुगर केन एक्ट है, 14 दिन में करना होता है। ये आपने नहीं किया, ये 68 से कानून बना हुआ है, और 15% का ब्याज देना होता है 14 दिन में ना हो,
तभी भी 11,754 करोड़ बकाया है। और 4 साल में गन्ने में 2017 में ही 10 रुपए में कीमत में इजाफा हुआ था, 4 साल से इकन्नी नहीं बढ़ी है, एसएपी जिसे कहते हैं। उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, पर मैं इतना जानती हूँ मूल ब्याज सबका जितना भी बकाया है वो पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, गन्ना बेल्ट है, तो बिल्कुल मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। मुझे लगता है कि किसानों का बिल्कुल पेमेंट होना चाहिए, ब्याज सहित होना चाहिए। 4 साल से 1 रुपया दाम नहीं बढ़ा। ये अभी 3 दिन पहले एमएसपी में हमने लागत पर मुनाफा 50% से 85% का दम ठोका आपने। गन्ना किसान को क्या मिला? लागत पर कितना मुनाफा हो रहा है गन्ना किसानों को? गन्ना तो बड़ी फसल है ना यूपी की। मैंने आपका वो शो देखा था। हाँ। अगर मैं अब किसानों के ऊपर बात करना शुरू कर दूंगी तो फिर विषयांतर हो जाएगा। नहीं, विषयांतर नहीं है, मैंने 3 बड़े मुद्दे बताए, इन्हीं के चलते अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है क्या यूपी में? नहीं, बहुत कुछ यही हो रहा है कि 2022 में चुनाव जीतेंगे। मैं बता तो रही हूँ, ये जो विरोधी खेमा है, ये जो ऑपरेशन योगी चलाते हैं ना कि किस प्रकार से इनको बदनाम किया जाए, कुछ नहीं मिला तो भाई ये तो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं 2024 में। योगी या मोदी, कौन सा बेहतर है क्या? अरे भाई, मोदी जी है, योगी जी है। इतनी सी छोटी सी बात समझ में नहीं आती क्या लोगों के? आपके कंपैरिजन करने से क्या कंपैरिजन हो जाएगा क्या? इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर ऑरेंजेस विद गवावास तो कंपैरिजन हो जाएगा क्या? पर यह है कि मीडिया को भी एक अच्छा ये आपने अच्छा दिया, ऑरेंजेस विद गुआवास। मैंने आज तक सुना था यू डोंट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स, आपने गुआवा भी लिया, ये अच्छी बात है। अब चेंज तो लाएंगे ना। तो ये बदलाव आप लेकर आइए। ऐसा एप्पल तो होता है पहाड़ों में, हमें तो अपने प्रदेश की बात कर लूं तो गवावा भी हो जाता है। अब कहेंगे ऑरेंजेस होते हैं नागपुर में। बात तो सही, आप कुछ भी कह लो, पर यू कांट कंपेयर 2 डिफरेंट फ्रूट्स ना। नागपुर से आपका ज्यादा जुड़ा हुआ अच्छा है। तो यहाँ पर चुनाव जीतने की ताल ठोक रहे हैं अनुराग भदौरिया। आप कहते हैं नहीं जी, अब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोई वक़्त ही नहीं, दिल्ली से चल रहा है सूबा, मुख्यमंत्री है ही नहीं, उनकी चलती नहीं। ये तो बात सारी सब कुछ सेटल हो रही है, वो तो बनेंगे, बने रहेंगे, वही चेहरा होंगे। आपका तो गठबंधन का भी नहीं पता अभी। देखिए, आपने देखा कि जब से पंचायती चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी पंचायती चुनाव में बुरी तरह हारी है, तभी से आपको यह परिवर्तन देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी और केंद्र की बीजेपी, 2 बीजेपी को आपको देखने को मिला कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की बीजेपी, केंद्र की बीजेपी अपने नेता थोप रही है। एक बात उन्होंने चलते चलते, देखिए अनिला सिंह जी ने कितनी अच्छी अपनी मन की बात बता दी। अध्यक्ष का चुनाव तो हो जाने दो, मतलब खरीद फरोख्त करके आप अध्यक्ष का चुनाव जीत लेंगे। आप पहले से ही डरने लगे। नहीं, हम उनको बता रहे हैं, क्योंकि उनका बोलने का मतलब जब सदस्य नहीं है तो अध्यक्ष के चुनाव कैसे आप जीत जाएंगे? इनके मुख्यमंत्री, बहुत से लोगों को टिकट नहीं मिला बीजेपी की तरफ से, निर्दलीय जीते, बंसल जी, वो निर्दलीय आ जाएंगे बीजेपी में। नहीं, बंसल सभी मिलके मीटिंग करते, कहते हैं 60 तो जीतने ही पड़ेंगे हम लोग को कम से कम, जब सदस्य है नहीं तो 60 कहां से जीतेंगे? कोई बात नहीं, जनता ने तो अपना कहते हैं ना, जनता ने तो अपना मत दे दिया है। बात बाकी आपको पता है कि होना क्या है, कि ये बीजेपी कितनी भी जोड़ तोड़ कर ले, लेकिन जनता ने अपने मन से इनको उतार दिया है। 4.5-5 साल के बाद भी अगर इनको जोड़ तोड़ करना पड़ रहा है, अपने साथियों को मनाना पड़ रहा है, तो आप सोच लो कि इन्होंने जनता को खुश नहीं किया। अगर जनता के लिए काम किया होता तो आज इतनी दिल्ली और लखनऊ में मीटिंगों का दौर थोड़ी होता। तब तो ये होता है कि नहीं, इतना इन्होंने काम किया, काम के दम पे। प्रधानमंत्री ने तो तारीफ की, मुलाकात के बाद तारीफ की कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोविड संक्रमण को इतने तरीके से आपने उसके फैलाव को रोका। इतना अच्छा काम किया कि यहाँ पे लोग नदियों में मिले, नदियों के, और माँ बाप बच्चे भाई बहन रोड पे बिलखते मिले। बिना ऑक्सीजन के लोग तरफ के मर गए। हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, कहीं भी आप चलो हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था तक नहीं थी। इतना बढ़िया काम उन्होंने किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा किस तरह से एक बेटी अपनी माँ को अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, किस तरह से एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, और लोग पीपल पेड़ के नीचे बैठ के ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहे थे, शायद ऑक्सीजन मिल जाए। सोचिए इस नए भारत में पीपल के पेड़ के नीचे लोगों को बैठना पड़ रहा था हताशा में, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं थी। उसके बाद आप देखो पंचायती चुनाव में जहां से इनका एजेंडा चलता है, जहां से अपना एजेंडा चलाते हैं, राजनीतिक चमकाते, अयोध्या वहां पूरी तरह हार गए।
योगी जी जहां से आते हैं गोरखपुर वहां हार गए, आप काशी हार गए, मथुरा हार गए, प्रयागराज हार गए, लखनऊ हार गए, तो बचा क्या आपके पास में? तो परेशानी तो होगी ना। कहीं ना कहीं आपको पता चला कि नहीं, जमीन उखड़ चुकी है, क्योंकि जनता के साथ आपने कुछ नहीं किया है। AK शर्मा जी इनके लिए मुद्दा हो सकते हैं, उनको थोपा जा सकता है उत्तर प्रदेश में लाके, लेकिन जनता मुद्दा नहीं हो सकती है। इतनी मीटिंगें क्या जनता इसलिए हुई क्या कभी? तो संक्रमण कोरोना के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई की ना योगी आदित्यनाथ ने, दौरे पर गए, पूरे राज्य का दौरा किया, यहां नोएडा आए, मेरठ आए, गाजियाबाद गए, सहारनपुर गए, बागपत गए, पूर्वांचल में पूरा घूमे, और आप और आपके नेता अखिलेश यादव लखनऊ में बैठे रहे। ये भी तो एक हकीकत है। नहीं, हकीकत ये है कि उनकी कुर्सी खसक रही थी तो वो लिए हेलीकॉप्टर घर से, जब उनको खदेड़ दिया ना, जैसे मैंने कहा ना, बंगाल में खेला होवे हो गया, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होवे, तो जब उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने पंचायत में चुनाव में खदेड़ दिया, 2022 में खदेड़ेंगे, तो लिए उड़न खटोला लेके घूम चले इधर से उधर। और उनके उड़न खटोला का मतलब क्या था पता है आपको? जहां जाते थे हवाई दौरा, हवाई में बातें, हवा में समस्या का समाधान, फिर उड़ जाते थे, बातें सारी हवाई, वहीं की वहीं व्यवस्था है, वहीं की वहीं जाते थे फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ सब ठीक सब ठीक, तो इलाज हो रहा, हाँ इलाज हो रहा है, कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। बाद में उसी आदमी से इंटरव्यू लेके पूछा जाता था तो कहता था भैया हम तो 17,000 रुपए प्राइवेट में हॉस्पिटल करके अपने आप को ठीक किया था, वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया था। ये हालत थी इनके दौरे की। ऊपर से मैं आपको बता दें, देखो एक बात आप मान के चलिए, आज तक मैं आपसे पूछता हूं और आपसे मैंने एनालिसिस से चैलेंज के साथ पूछता हूं, 5 साल से क्या 2 घंटे की मीटिंग कभी आपकी नड्डा जी से, या 1.5 घंटे की प्रधानमंत्री से, या 1.5 घंटे की अमित शाह जी की कभी योगी जी से हुई? कहीं ना कहीं तो आपका मान मनोबल और बंदर बाट चल रहा था, तभी तो इतनी देर तक मीटिंग तो उनके घर में घमासान जो चल रहा है, आपके घर में सब ठीक ठाक है? 5 मिनट 10 मिनट में खत्म हो जाता। अकेले लड़ेगी समाजवादी पार्टी, कोई गठबंधन करेगी? देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, बुआ बबुआ साथ आएंगे, सुखबीर बादल के साथ तो टाइप कर लिया मायावती ने पंजाब में। देखिए आपका गठबंधन क्या है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, और जो छोटे दल हमारे साथ आना चाहेंगे वो आएंगे। समाजवादी पार्टी की 2022 कांग्रेस के साथ वो 2 लड़के साथ नहीं चलेंगे, ये तय है इस बार। बड़ी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी कोई गठबंधन नहीं कर रही है, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा किसी भी बड़े दल के साथ समाजवादी गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि समाजवादी तो मतलब कांग्रेस और बीएसपी के साथ कोई गठबंधन नहीं, समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन होना है, मोटी मोटी बात ये कह रहे हैं, आप मान रहे हैं? नहीं, सुनिए, पंचायती चुनाव में समाजवादी ने दिखा दिया है कि समाजवादी के पास क्या ताकत है। अब हम समाजवादी लोग विपक्ष में रह के भी सत्ता की, जबकि आप जानते हैं जो पंचायत के चुनाव होते हैं सत्ता के होते हैं, कितना वहां पे डीएम और एसपी अपनी ताकत, प्रशासन अपनी ताकत लगाता है, उसके बावजूद भी समाजवादी लोग जीत के आए हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जनता देखना नहीं चाहती, इसीलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी का खदेड़ा होवे। प्रदीप जी, अब जो मेरा दूसरा बड़ा सवाल मैंने शुरुआत में उठाया, ये देखिए, आपने भी माना 2024 से पहले सबसे अहम चुनाव अब 2022 के विधानसभा चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के। इसमें तो कोई मेरे ख्याल से नाइतफाकी हो ही नहीं सकती। तो ये 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं, पिछले कुछ चुनावों में जो नतीजे आते दिखे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं, लोकसभा में नतीजे कुछ और आते हैं। हम 2018 की बात करें तो 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत जाती है, लेकिन बीजेपी सुपड़ा साफ कर देती है उसके 6 महीने बाद ही, या बल्कि मैं कहूं 4 महीने बाद जो चुनाव शुरू होते हैं लोकसभा के। पर अभी हाल फिलहाल में जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। वो हरियाणा हो 75 पार आती हैं 40, झारखंड 65 पार आती हैं 25, पश्चिम बंगाल 200 पार आती हैं 76, दिल्ली 55 पार आती हैं 8। तो उस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है क्या उत्तर प्रदेश? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। देखिए, बीजेपी का खासतौर से पिछले 7 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस और राज्यसभा विधानसभा चुनाव की परफॉर्मेंस, इन दोनों में अंतर दिखाई देता है। मोदी जब अपने लिए वोट मांगने जाते हैं तो लोगों का रिस्पांस अलग होता है, जब वो किसी और के लिए वोट मांगने जाते हैं तो लोगों का रिस्पांस अलग होता है। कि लोगों को विधानसभा में पता है कि मोदी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, इसलिए वो देखते हैं कि सामने कौन है, पार्टी का नेता कौन है, वो कितना विश्वसनीय है, अगर वो सत्ता में रहा है तो उसने काम कैसा किया है।
अगर उसके काम से लोग नाखुश हैं तो ये देखते हैं कि विकल्प कौन है, विकल्प क्या भरोसेमंद है, क्या विकल्प पर हम भरोसा कर सकते हैं कि अगर इनको हटाकर इनको लाएं तो ये इनसे बेहतर होंगे। इन सवालों का जब जवाब मिलता है मतदाता को, उसके आधार पर वो फैसला करता है। तो अब जो है स्थिति जो आ रही है उसमें उत्तर प्रदेश का मतदाता ये इस बात का फैसला करेगा कि योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में जब चुनाव होंगे उन्होंने काम कैसा किया, उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया या नहीं, पूरा नहीं हुआ तो उसको करने की कोशिश की कि नहीं। उत्तर प्रदेश के जो भी नतीजे आएंगे, प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए प्रदीप जी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री यहां से सांसद हैं, इसलिए उनकी विशेष रुचि होगी यहां से, यहां के चुनाव में। गृह मंत्री यहां के प्रभारी रह चुके हैं, अध्यक्ष रहते हुए, महामंत्री रहते हुए भी 14 और 19 में, इसलिए उनकी भी ज्यादा रुचि होगी। और उसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत ज्यादा रुचि होगी। योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री नहीं है आरएसएस के लिए, वो हिंदुत्व का एक प्रतीक है। उनको लेकर जिस तरह की धारणा भावना है आरएसएस में, वो बाकी मुख्यमंत्रियों को उसी तरह से नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लान्स इधर उधर हो जाएंगी, बिखर जाएंगी अगर खेल बिगड़ता है 2022 में, आप ये कह रहे हैं प्रदीप जी? बिल्कुल। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सेटबैक लगता है तो केवल ये उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, ये इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर होगा। ये बात बीजेपी भी जानती है, ये बात आरएसएस को भी समझ में आती है, ये बात योगी आदित्यनाथ को भी समझ में आती है कि उनको पहली बार शासन चलाने का मौका मिला है और मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। अगर फेल होते हैं, अगर जनता का विश्वास नहीं जीतते हैं तो उनके लिए आगे की राह बहुत कठिन है। शरद प्रधान, इसमें उत्तराखंड को भी मैं जोड़ना चाहूंगा। उत्तराखंड में जो हुआ है, उत्तराखंड में भी अगले साल चुनाव हैं और त्रिवेंद्र रावत की जगह तीरथ रावत को लेकर आए, पर वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया है। उनके जो बयान हैं वो और विवाद बढ़ाते हैं, वो उनके नेतृत्व पर और ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। तो वहां पर नेतृत्व परिवर्तन दरअसल बैकफायर कर गया। उत्तर प्रदेश में जहां तक यूपी का सवाल है, जोड़कर देखेंगे जो ये घटनाक्रम हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि वैसे भी जो उत्तराखंड और यूपी इनकम्पेरेबल है, क्योंकि यूपी में, उत्तराखंड में नेतृत्व बदला जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि यूपी में बदला जा सकता है। लेकिन यह जरूर हुआ है, जो मेरी जानकारी है, कि योगी आदित्यनाथ को ये समझा दिया गया है कि वो वैसे ही कार्य करेंगे जैसा कि केंद्रीय नेतृत्व चाहता है। जो डिफायंस दिखाई थी वो चीज खत्म हो गई है, ये सुनने में आया है। ये सुनने में आया है, सुनने में ये भी आता है कि योगी आदित्यनाथ, देखिए 2017 से पहले जब मुख्यमंत्री बनाए गए, 5 बार के सांसद होने के बावजूद उन्हें कभी कोई पद नहीं दिया गया। वो हिंदू वाहिनी नाम की अपनी सेना के साथ भी काम करते थे और उनका ये कहा जाता था कि ये अपने हिसाब से काम करते हैं, ये किसी की रोक टोक नहीं चाहते हैं। तो आज भी क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर एक अंदर खाने बीजेपी में डर है कि ज्यादा सख्त कोई कदम उठाया गया तो योगी आदित्यनाथ सब कुछ छोड़कर चल पड़े और बोले कि मैं तो अपने हिसाब से ही अपनी राजनीति करूंगा, तो बीजेपी को और लेने के देने पड़ जाएंगे? देखिए, जब कुर्सी छोड़ने की बात आती है, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ अब वो योगी आदित्यनाथ नहीं है जो 2017 से पहले थे। तब तो वो हिंदू युवा वाहिनी से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट भी खड़े कर दिए, बिल्कुल खड़े किए। आज ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए, पावर का नहीं, उसका डर है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में। मेरा सवाल ये है, नहीं, मुझे लगता है कि ये जो था वो दौर अब नहीं है कि उनको बदलने की बात आज की डेट में है। और लेकिन वो उनको शायद ये कह दिया गया है कि वो काम इस तरीके, अब पता लग जाएगा आपको जिस दिन ये विस्तार होगा यहाँ पे केंद्रीय ये मंत्रिमंडल का, उससे क्लियर हो जाएगा, उससे काफी कुछ क्लियर होगा। पर सुकेश, कंक्लूडिंग कमेंट्स में चाहूंगा, देखिए दरअसल अगर हम प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की कंपैरिजन करें, एक बात बड़ी स्ट्राइकिंग है, वो ये है कि दोनों एक ही मोल्ड के नेता हैं, मतलब खांचा एक जैसा ही है। और बहुत ज्यादा जो प्रदीप जी कह रहे थे, इन्वेस्टमेंट भी की है, ना सिर्फ पहले नरेंद्र मोदी में, अब योगी आदित्यनाथ में। तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जैसे सवाल पूछा जाता है भाई कांग्रेस से, या भाई तीन फैक्टर है,
देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। विकल्प बताओ। राष्ट्रीय स्तर पर यह पूछा जाता है। यही बात क्या योगी पर भी लागू होती है बीजेपी के खेमे में कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू योगी एज ऑफ टुडे? मैंने आपको कहा कि आपने उनको एक आइकॉन की तरह ग्रूम किया है। 2017 के पहले वो कहीं पिक्चर में नहीं थे। 5-5 पर सांसद होने के बाद भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2014 में उनको जगह मिल जानी चाहिए थी। बहुत सीनियर नेता थे, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। 2017 में उनके लिए आरएसएस ने, बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया। उस आइकॉन को धीरे धीरे आपने ग्रूम किया। आप उसको अचानक से डिमोलिश नहीं कर सकते हो। और वो भी ऐसे में जब आपने तो और नुकसान हो जाएगा। आपकी जो लीडरशिप है, बाकी चाहे वो केशव मौर्य हो, चाहे बाकी दिनेश शर्मा हो, वो योगी के मुकाबले कहीं खड़े नजर नहीं आए। ये बीजेपी के लिए दिक्कत हो गई है कि ओबीसी नेता जिसको 2 डिप्टी सीएम का प्रयोग किया गया, वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। केशव प्रसाद मौर्य का था ना 2017 में विधानसभा चुनाव में। क्लेमेंट तो वही थे। लेकिन जिस तरीके से इसको बांटा गया कि हमको ब्राह्मणों को भी साधना है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच एक वहां पे टसल चलता है अंदर अंदर, तो उसको साधने की कोशिश हुई। ओबीसी को साधने की कोशिश हुई केशव मौर्य के माध्यम से। लेकिन वो दोनों हाशिए पे पड़े हैं योगी के राज्य में। ये कंप्लेन यहां तक पहुंची है, उसको क्या एड्रेस किया जाएगा क्या? और एक बात ये जरूर समझिए कि एक बार कल्याण सिंह को हटाकर बीजेपी देख चुकी है। कल्याण सिंह को हटाने के बाद रामप्रकाश गुप्ता आए, उसके बाद राजनाथ सिंह आए, और उसके बाद बीजेपी कितने सालों तक बाहर रही। तो बीजेपी को इस बात का अंदाजा है, आरएसएस को इस बात का अंदाजा है। एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, लेकिन इन दोनों नेताओं में आपने कहा ना कि एक, और मैंने भी कहा कि एक पैरेलल खींची है दोनों नेताओं में। तो मैं एक बड़े नेता से बात कर रहा था नरेंद्र मोदी के बारे में कि कई चीजों पे ऐसा लगता है कि वो अड़ जाते हैं, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। राजा के कई गुण होते हैं और उन गुणों में एक गुण उनका हठ भी होता है। हठ योग चल रहा है तो योगी मोदी के बीच। तो दोनों एक जैसे नेता हैं। कहीं वो हठ का सवाल तो नहीं आ गया है। ये इस पूरी जो राजनीतिक बहस हो रही है उसके केंद्र में ये रहता है कि कहीं दोनों एक जैसे नेता है, कहीं हठ तो आड़े नहीं आ रहा। थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा कि मोदी प्रिवेल करते हैं, उन पे केंद्रीय नेतृत्व प्रिवेल कर जाता है और योगी जी को थोड़ा रास्ता बदलना पड़ता है और ज्यादा एकोमोडेटिव होना पड़ता है। या कदम ताल करते हैं। अभी गोमती नदी में बहुत पानी बहना बाकी है और इसीलिए हमने आज ये चर्चा की है। तो उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य, और अब आने वाले 7-8 महीने उत्तर प्रदेश राजनीतिक बहस के केंद्र में रहने वाला है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।